8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका 6वां प्रश्न अध्याय शुरू कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स 801, 2, 5, 9 और 11 यानी ये समाहित है। तो यहाँ पर पाठ्स की पूर्व तैयारी के लिए जो यहाँ पर कुछ दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मुर्गी, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की, इसमें सजीव और निर्जीव छांटने हैं। तो यहाँ पर आप देख के भी भर सकते हैं। जैसे पेड़ सजीव होता है, लकड़ी निर्जीव होती है, कुर्सी निर्जीव, टेबल निर्जीव, पेन निर्जीव, कोयल सजीव होता है, मनुष्य सजीव होता है, मुर्गी है ना सजीव होता है, खिड़की निर्जीव होता है। तो इसको ऐसे भर लेना है। फिर इसके लिए अगला आगे चलेंगे कि आपने इन वस्तुओं किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत चिन्ह कर लगाइए। तो विशेषताएं इधर दी गई हैं, इधर सजीव और निर्जीव। तो सजीव में ये वृद्धि करते हैं, ये गति करते हैं, ये श्वसन करते हैं, ये प्रजनन करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। और निर्जीव ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसमें क्रॉस कर देना है। अब आइए यहाँ पर चलते हैं कि चलो देखो कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूरा करने का प्रयास करें। जैसे मनुष्य तो शिशु पैदा करता है, बिल्ली बच्चा पैदा करती है, कुत्ता पिल्ला पैदा करता है, तितली अंडा देती है, मुर्गी भी अंडा देती है, गाय बछड़ा देती है और मेंढक अंडा देता है। ठीक है ना। तो ये इसको भर लेना है। अब आइए असली यहाँ से, ये जो ऊपर है थोड़ा सा पाठ इसको पूरा पढ़ लीजिए और फिर यहाँ से शुरू करते हैं कि सही। पहला प्रश्न ये है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो केवल कथन जो है इसमें, जैसे केवल जंतु अंडे देते हैं, सभी जंतु अंडे ही देते हैं, सभी जंतु केवल बच्चे देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु बच्चे देते हैं। तो ये बात तो सही है कि कुछ अंडे भी देते हैं, कुछ जंतु भी कुछ बच्चे भी देते हैं जंतु, है ना। तो ये कहाँ पर है? ये सी में है, क्योंकि मैंने केवल 3 यानी 3 को अगर कर देते हैं तो ये सारा सम्मिलित हो जाता है। तो आंसर हमारा इसमें सी में चिन्ह लगा देना है। तो जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। जरायुज का मतलब क्या होता है? जरायुज का मतलब ये होता है कि जो भी जीव सीधे बच्चे पैदा करें वो जरायुज होते हैं। तो जरायुज का सीधे बच्चा कौन पैदा करता है? गाय, कुत्ता, बिल्ली, है ना। और ये तो सब कुछ न कुछ इसमें अंडे वाले भी बीच में डले हैं। तो ये जो है सबसे सही समूह है, यानी कि ए में गोला लगा लीजिए, सही का चिन्ह लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहे हैं मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इनमें से आपको फीड करना है। तो अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं, ये तो सही है। जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं, ये भी सही है। अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो अधिक होने की वजह 3 के तीनों है। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिल रहा है हमारा डी में। तो इसका मतलब हमें कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों सही है। तो हमें डी में चिन्ह लगा लेना है, सही का चिन्ह। फिर अगला कह रहे हैं कि बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? ये अंडे थे मेंढक के। ठीक है। अब आइए अगला पन्ना। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है, परक नली शिशु का विकास होता है, कहाँ होता है जी? ये मादा के शरीर में विकास होता है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर सी में चिन्ह लगा लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें दिया क्या क्या है? निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा और मुर्गी। तो इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक। तो यहाँ लैंगिक भर लीजिए।
द्विखंडन द्वारा जनन कहाँ होता है? अमीबा में होता है। अमीबा 1 से 2 कोशिकाओं में टूट के बन जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग कोशिकाएं चलती रहती हैं। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, ठीक है। युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया जी कहलाती है निषेचन, और बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मुर्गी में। समझ में आई? तो भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता रहता है, मतलब वहीं होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं, कुछ अंडप्रजक, मुर्गी, मछली, चमगादड़, मक्खी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर और तितली। इतनी चीज़ें हैं। अब उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो चमगादड़ तो जरायुज है। इनमें बिल्ली और गाय जो बचता है वो भी लिख दीजिए। और अंडप्रजक में क्या देखना है कि इसमें देखो, अब चमगादड़ तो इधर चला गया, मधुमक्खी और मकड़ी वो सब किस में आ जाएंगे? अंडप्रजक में। तो जो बचते हैं वो भी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जीव हैं, ठीक है। यानी कि जरायुज में आ जाएगा चमगादड़, बिल्ली, गाय, और अंडप्रजक में आ जाएंगे मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, कबूतर, मोर और तितली। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि मेढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, ऐसा यहाँ से देखिए कि मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये बहुत कोमल होते हैं। पानी के भीतर इनके ऊपर जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा करती है। समझ में आई? इसी प्रकार ये सुरक्षित रहते हैं। अब छठवां प्रश्न ये कह रहे हैं कि जनन क्या होता है? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंश को बनाए रखते हैं। जीवों में जनन की 2 मुख्य विधियां हैं, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। सातवां प्रश्न कह रहे हैं कि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन अलैंगिक जनन है। यह अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है जो विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रश्न 8वां कह रहे हैं कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक अंडा देती है, क्योंकि मछली और मेंढक की प्रजनन रणनीति अधिक अंडे देने और जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने की है, जबकि मुर्गी की रणनीति कम संख्या में अंडे देकर हर एक की अधिक देखभाल करना है। इस कारण ये होता है। अब 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। तो जी, यदि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रजाति अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएगी और समय के साथ सभी मौजूदा जीव मर जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र टूट जाएगा और अंततः ग्रह पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहे हैं लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो जी, अंतर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे उदाहरण में मनुष्य, मेढक, मछली, है ना।
और अलैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा, हाइड्रा में मुकुलन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। क्यों, समझाइए। तो मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि मेढक में बाह्य निषेचन होता है जो पानी में शरीर के बाहर होता है। यह मुख्य अंतर उनके जीवन के वातावरण और निषेचन प्रक्रिया के लिए अंडे की सुरक्षात्मक विधि से संबंधित होता है या संबंधित है, इस कारण से अलग अलग होता है। समझ में आई। अब आता है कि कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं इन्हें। तो कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अंडे से निकलने के बाद शारीरिक संरचना, रूप और कार्य में बड़े बदलावों से गुजरता है, जैसे कि मेढक का टैडपोल से वयस्क में बदलना। अब मेढक में यह प्रक्रिया अंडे से शुरू होकर टैडपोल का मतलब जिसमें गलफड़े और पूंछ होती है, और फ्रॉगलेट मतलब जिसमें पैर और पूंछ सिकुड़ती हैं, के माध्यम से शुरू होती है। अंततः पूंछ गायब हो जाती है और वह वयस्क बन जाता है। मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जन्म के समय से ही वयस्क के सभी अंग में जो भी होता है, जो जिस तरह वयस्क के सभी अंग होते हैं उसी प्रकार के अंग सारे के सारे मौजूद होते हैं, और उनका विकास क्रमिक रूप से होता है, न कि अचानक नाटकीय परिवर्तनों से। ये बात समझ में आई। तो अब आते हैं 13वां। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन, तो किताब में खुद देखेंगे तो ये हाइड्रा में मुकुलन का ऐसा चित्र बना हुआ है, तो आप उतार लेते हैं। ठीक है। और इसके बारे में लिखना है तो थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर कि हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते। उभार मतलब ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ना, उभार दिखाई दे सकते हैं। फिर यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन है। ये सब अलैंगिक जनन में आता है। ठीक है। तो इसको देख लीजिए और अच्छे से और इसको बना लीजिए और लिख लीजिए। अब अमीबा के बारे में करना है, तो अमीबा का चित्र भी किताब में दिया है, तो उसको ऐसे बना लीजिए। पहले एकल कोशिका है, फिर उसमें 2 केंद्रक बने, 2 केंद्रक पे दोनों अलग अलग हो गए और ये अलग अलग अमीबा तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लीजिए। इसके बारे में ये लिखना है कि अमीबा एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में यानी कि कोशिकाओं में विभाज जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ये थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख दिया। समझ में आ गई ये पूरा देख के। अब आ जाइए 14वां प्रश्न कि शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज नए जीव का प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न ये है, अंतर लिखिए युग्मनज और गर्भ। तो इसको जी ऐसा करते हैं कि कुछ इसका आधार बना लेते हैं अंतर लिखने का, कुछ युग्मनज और गर्भ के बारे में अलग अलग लिखते हैं। अब जैसे यहाँ से देखिए, इसके युग्मनज का संरचना कैसी होती है? तो ये एकल कोशिका होती है और ये बहुकोशिकीय होता है गर्भ।
और इसका युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, तो ये शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है। और गर्भ कैसे बनता है, युग्मनज के कई बार विभाजन से बनता है। और युग्मनज की विकास अवस्था क्या है, तो युग्मनज की विकास अवस्था क्या होता है, निषेचन के तुरंत बाद की अवस्था है। और गर्भावस्था के लगभग 9 सप्ताह बाद की ये अवस्था है। अब अंगों की पहचान कैसे करते हैं, तो शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है युग्मनज में, और इसमें क्या होता है, प्रमुख शारीरिक अंगों की पहचान की जा सकती है। तो ये अंतर है। इधर आ जाइए, जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु में क्या अंतर है, तो एक तरफ लिख लेते हैं जरायु जंतु, एक तरफ अंडप्रजक जंतु। तो जरायु जंतु ये क्या होते हैं, सीधे जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं, और ये अंडप्रजक क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं जिनसे बाद में बच्चे निकलते हैं। और जरायुज में क्या होता है, भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, और अंडप्रजक का विकास जो होता है, भ्रूण का विकास मादा जीव के शरीर के बाहर यानी अंडे के भीतर होता है। समझ में आ गई, तो ये लिख लेना है आपको। अब यहाँ से शुरू करिए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए, उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो जंतुओं के नाम जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु हैं, ठीक है, अलग अलग कर लिए। देखिए आपके आसपास जो भी मिलते हैं, जैसे गाय जरायुज होती है, मुर्गी अंडप्रजक है, बकरी ये जरायुज है ना, मनुष्य भी जरायुज है, बिल्ली ये भी जरायुज है, चिड़िया ये तो अंडा देती है तो अंडप्रजक में है, कबूतर ये भी अंडा देता है, कुत्ता जरायुज में है, बतख भी जरायुज में है, अंडप्रजक है, बंदर ये जरायुज है। तो इस तरह आप और भी अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। तो ये हमारे आसपास ऐसे पाए जाते हैं, तो ये आप इसको देख के लिख लीजिए। अब यहाँ पर हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये कक्षा में प्रदर्शित करना है, बाकी यहाँ पे बना के यहाँ पे रख दिया गया है। ये देखिए ये वही चीज़ का बार बार क्यों बनाना। तो ये देखिए ये हाइड्रा में मुकुलन है, और इधर देखेंगे ये अमीबा और द्विखंडन है, ठीक है। इनका बना लेना है आपको अलग से कागज़ में और चिपका देना है, इसलिए वहाँ पर दोबारा नहीं लिखा गया है। अब इधर प्रोजेक्ट 2 करिए कि एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्वसंधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए, ठीक है जी। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो यहाँ पर दिवसों की संख्या यानी कितने दिन की हो गई, लगाई गई कलम में क्या परिवर्तन आए। तो 15 दिन में 5 दिन में क्या होता है, कलम तो ताज़ी दिखती रहती, समझ में आता नहीं, लेकिन दिखती अगर ताज़ी है इसका मतलब ठीक ठाक है। 15 दिनों में पौधे की ऊपरी पत्तियां ताज़ा हैं। अगर उसमें कोई पत्ती पहले से थी, अगर वो ताज़ा है तो ये समझ में आ जाता है कि उसमें और कुछ नए अंकुर टाइप का निकलने लगता है ना, तो समझ में आ जाता है कि ये 15 दिन में हो गया। और 30 दिन में क्या होगा कि कलम के ऊपरी हिस्से में नई कोपलें निकलना शुरू हो जाती है, मतलब वो छोटे छोटे वो दाने जो है ना थोड़ा बढ़ने लगते हैं। तो समझ जाइए कि आपका कलम ठीक ठाक लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप मनी प्लांट भी लगा के देख सकते हो, तो जो भी मिल जाए, हालांकि गुलाब भी आसानी से मिल जाता है, तो ऐसा करके देख भी सकते हैं और इसको लिख लीजिए। तो ये रहा अध्याय 6।